है, तो आज जो मैं टॉपिक पढ़ाऊंगी वो है हमारा मेमोग्राफी। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे कोई बताओ कि मेमोग्राफी होता क्या है? किसी ने ये टर्म सुना है? हाँ बताओ। किस चीज का स्कैन होता है? ठीक है, ओके। और इसमें हम कौन सी रेज यूज करते हैं स्कैन के लिए? किसको पता है? यस, ओके, सिद्धू। ठीक है, तो मेमोग्राफी जो है वो हमारा दो वर्ड से डिराइव हुआ है। एक है मेमो और एक है ग्राफी। ठीक है, तो मेमो का मतलब जो होता है वो हमारा ब्रेस्ट होता है। ये ह्यूमन ब्रेस्ट, अब आप मेल भी कंसिडर कर सकते हो, फीमेल भी। तो ह्यूमन ब्रेस्ट का मतलब होता है मेमो, और ग्राफी होता है हमारा फील्ड ऑफ स्टडी। ठीक है, तो ब्रेस्ट की स्टडी को हम बेसिकली मेमो कहते हैं। अब मेमोग्राफी क्या होता है? मेमोग्राफी एक एक्सरे इमेजिंग मेथड है जिसमें हम लो केवीपी के एक्सरेज यूज करके ब्रेस्ट के इमेजेस प्रोड्यूस करते हैं, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अर्ली डिटेक्शन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर में। आज के डेट में ब्रेस्ट कैंसर सबसे ज्यादा पाई जाती है फीमेल्स में, तो ब्रेस्ट कैंसर को अर्ली डिटेक्शन में सबसे ज्यादा हेल्प करती है ये मेमोग्राफी। ठीक है, तो मेमोग्राफी एक एक्सरे इमेजिंग टेक्निक है जिसमें हम ब्रेस्ट को एग्जामिन करते हैं। इसमें हम ब्रेस्ट कैंसर के लिए पेशेंट को एग्जामिन करते हैं। इसमें कई सारे व्यूज होते हैं, स्पेशल व्यूज भी होते हैं, नॉर्मल स्क्रीनिंग व्यूज भी होते हैं, और ये डॉक्टर्स के लिए बेस्ट एग्जामिनेशन है जिसके थ्रू डॉक्टर्स सबसे पहले ब्रेस्ट कैंसर को डायग्नोसिस कर सकते हैं, या फिर कोई भी एब्नॉर्मेलिटी ब्रेस्ट में जो पाई जाती है वो डॉक्टर्स डायग्नोस कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारा मेमोग्राफी के फैक्ट्स। ठीक है, आउट ऑफ 8 वुमेन, ठीक है, 8 वुमेन में एक वुमेन जो 95 एज तक पहुंच जाती है उनमें ब्रेस्ट कैंसर डेवलप होने के बहुत ज्यादा चांसेस, 95% चांसेस है कि 1 आउट ऑफ 8 वुमेन हु रीचेस द एज ऑफ 95 विल श्योरली डेवलप ब्रेस्ट कैंसर। ठीक है, अब कुछ पेशेंट्स में मेलिग्नेंसी फाउंड होती है अर्ली स्टेज में, कुछ स्टेजेस में ये बहुत लेटर डिटेक्ट होता है। जैसे नॉर्मल फैमिलीज होती है, जो नॉर्मल लोग होते हैं, इसमें जो है अगर उनको कोई भी एबनॉर्मलिटी, कोई पेन वगैरह फील होता है, उनको कुछ भी फील होता है तो वो इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, तो उस टाइम अगर वो स्कैन ना करे, वो अपने डॉक्टर को कंसल्ट नहीं करते हैं, तो फिर ये जो है ये मेलिग्नेंसी का केस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और फिर बाद में इसको क्योर करना मुश्किल होता है। पर आज के डेट में ब्रेस्ट कैंसर जो है वो वन ऑफ द मोस्ट ट्रीटेबल कैंसर ऑफ ऑल टाइम्स है। ठीक है, ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसा कैंसर है जो हम 95 to 98% तक पेशेंट को क्योर कर सकते हैं। ठीक है, अब जब मेमोग्राफी डेवलप नहीं हुई थी, जब मेमोग्राफी नहीं आई थी, तो जिन पेशेंट्स में ये पता चलता था कि ब्रेस्ट कैंसर है, तो जब डायग्नोसिस होता था तो 4 इयर्स तक वो लोग रह पाते थे, मतलब उनकी जान को कोई खतरा नहीं होता था। बट बहुत ज्यादा रिस्क, हाँ, बहुत ज्यादा रिस्क के केसेस बढ़ जाते थे जब हमारा ये मेमोग्राफी नहीं आया था। बट मेमोग्राफी आने के बाद ये जो डिटेक्शन है ये बहुत ज्यादा आसान हो गया है और पेशेंट्स की जो लाइफ्स है वो बहुत ज्यादा सेव हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट। अब मेमोग्राफी का हम गोल डिस्कस करेंगे। मेमोग्राफी का सबसे मेन गोल जो मैंने बताया वो कैंसर डिटेक्ट करना है, कोई भी एबनॉर्मलिटी। अब ब्रेस्ट में जो है हमारी बहुत सारी फाइंडिंग मिल जाती है पेशेंट्स में, जैसे ब्रेस्ट में हमारी सिस्ट प्रेजेंट होती है, लिम्फ नोड प्रेजेंट होते हैं, हमारा कोई भी लंप होता है। अब लंप जो है वो बिनाइन भी हो सकता है, बिनाइन मतलब जो नॉर्मल है जिसमें कोई भी मेलिग्नेंसी का केस नहीं आएगा, या फिर कोई भी लंप ऐसा पाया जा सकता है जिसमें हमारा मेलिग्नेंट हो सकता है। तो मेमोग्राफी सबसे पहले वो लंप को इमेज में जब हम निकालते हैं तो हमें रेडियोग्राफर्स को वो एबनॉर्मलिटी दिखती है कि ये एक नॉर्मल ब्रेस्ट है और ये हमें एबनॉर्मल दिख रहा है कुछ। ठीक है, अब जब मेमोग्राफी में हमें कोई भी एबनॉर्मलिटी दिखती है तो हम उसका जल्द से जल्द डायग्नोसिस करके पेशेंट को प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि उनकी जान को कोई खतरा ना हो। ठीक है, नेक्स्ट।
अब आप बताओ कि अगर आपकी फैमिली में आप नहीं होगे तो आपकी फैमिली को कैसा लगेगा? अगर आपकी फैमिली फोटो है और आप मिसिंग हो तो आपकी फैमिली को कैसा लगेगा? तो इसलिए ही मैमोग्राफी होती है, ताकि अगर कोई भी हम में या फिर कोई भी ह्यूमन को कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो सबसे पहले उन्हें अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, अपनी फैमिलीज को कंसल्ट करना चाहिए, ताकि वो जल्द से जल्द ट्रीटमेंट लेके ठीक हो सके और फिर सब नॉर्मल रह सके। ठीक है, नेक्स्ट। अब इसमें भी अब आप बताओ कि अगर आपकी फैमिली में से आपके फादर, आपके ब्रदर, आपकी मदर कोई भी ना हो तो आपको कैसा लगेगा? तो इसलिए अगर आपको कहीं पे भी फील होता है, आप अपने पेरेंट्स, अपने ब्रदर सिस्टर जिससे भी हो, आप पूछा करिए कि वो अपना रेगुलर एग्जामिनेशन रूटीन चेकअप कराते हैं या नहीं। अगर उनको कोई भी फील हो रहा तो प्लीज उनको बताओ कि आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट। अब हम आते हैं अनाटॉमी ऑफ ब्रेस्ट पे। अब हर ह्यूमन की बॉडी का जो पार्ट होता है, हर एक बॉडी पार्ट हर एक ह्यूमन से वेरी करता है, शेप, साइज, कॉम्प्लेक्शन हर एक चीज में वेरी करता है। वैसे ही जो हमारा ब्रेस्ट है वो भी हर एक पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। ठीक है, वो डिफरेंट होता है हर एक पर्सन टू पर्सन। अब इसमें ये जो है ये हमारा आउटर पेक्टोरलिस मेजर है, ठीक है, ये हमारा पेक्टोरलिस माइनर है, ये हमारा पूरा ब्रेस्ट है, ये निप्पल का एरिया है हमारा, और ये एक्सिलरी टेल है। ठीक है, और ये हमारा सेरेटस इंटीरियर है। ठीक है, एक्सिलरी टेल जो होता है वो लेटरल बेस, मतलब लेटरल बेस जो है ये है हमारे ब्रेस्ट का। यहाँ से ये जो एक्सिलरी टेल है यहाँ से स्ट्रेच होके अप टिल हमारा एक्सिलरी फोसा तक जाता है, ये हमारा एक्सिलरी फोसा है। ठीक है, नेक्स्ट। अब बात करते हैं फीमेल ब्रेस्ट की। फीमेल ब्रेस्ट में एटलीस्ट 15 to 20 लोब्स प्रेजेंट होते हैं, और लोब्स में हमारा लोब्यूल्स प्रेजेंट होता है, एकाइनी प्रेजेंट होता है, हमारी वेन्स प्रेजेंट होती है। ये जो है, ये जो आप देख सकते हो ना, ये यहाँ से यहाँ तक ये एक लोब है, ये एक लोब है, ये हमारा एक लोब है। अब लोब के अंदर हमारी डिफरेंट डिफरेंट चीजें प्रेजेंट होती है, जैसे कि इसमें हमारा ये जो लाइंस जा रही है आपकी, ये हमारे डक्ट प्रेजेंट होते हैं, जो ब्रेस्ट में कोई भी फ्लूइड, कोई भी लिक्विड जो आइटम होता है वो ट्रांसफर होते हैं इन डक्ट्स में। ये हमारा एम्प्यूला होता है, ये जो है ये 4-5 ये हमारे एम्प्यूला है। ये हमारा निप्पल का एरिया है, ये हमारा जो है ये फैट का एरिया होता है ब्रेस्ट का, ये वाला पूरा। ठीक है, ये हमारा पूरा एक लोब्स है, और ये जो छोटे छोटे दिख रहे हैं ना, ये हमारे लोब्यूल्स होते हैं। ठीक है, ये हमारे लोब्यूल्स होते हैं, ये हमारा मेमोरी फैट होता है। तो टीन एज में एटलीस्ट फीमेल ब्रेस्ट में हंड्रेड्स ऑफ लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं इन लोब्स में। ठीक है, इन लोब्स में एटलीस्ट हंड्रेड्स ऑफ लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं हमारे जब टीनेज एज हमारा स्टार्ट हो जाता है, एडोलेसेंट एज हमारा स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ब्रेस्ट टिश्यू की। अब हमारे ब्रेस्ट में भी अलग अलग टाइप के टिश्यू होते हैं, जैसे हमारी बॉडी में भी टिश्यू होता है, फाइब्रस टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, वैसे ही हमारे ब्रेस्ट में भी अलग अलग टाइप के टिश्यू होते हैं। जैसे ये है हमारा ग्लैंडुलर टिश्यू। ग्लैंडुलर टिश्यू में हमारा ये जो एरिया होता है, ग्लैंडुलर टिश्यू में हमारा फैट प्रेजेंट होता है, और यहाँ पे डेंसिटी होती है। ग्लैंडुलर में हमारा डेंसिटी होता है, हमारे जो ये टिश्यू होती है डेंस होती है। ठीक है, इसकी वजह से जब हम कभी कभी इमेजिंग लेते हैं ना तो हमारी ब्रेस्ट डेंस अपीयर होता है, वो मैं आगे दिखाऊंगी भी। ठीक है, ये हमारा फाइब्रस टिश्यू है जिसको हम कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं, ये हमारा यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये जो आप ग्रीन ग्रीन पूरा देख सकते हो। और ये हमारा है वेन्स, ये जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ना ये पूरे ब्रेस्ट में, ये हमारे वेन्स है, ये हमारे वेन्स है छोटे छोटे, और ये हमारे वेन्स है, और ये हमारा एडिपोज टिश्यू है। ठीक है, ये हमारा एडिपोज टिश्यू है, ये जो ये येलो येलो कलर में है ये हमारा एडिपोज टिश्यू है। ये मैंने बताया था ये एरियोला है और ये निप्पल है। ठीक है, नेक्स्ट। अब ये जो है ये हमारा ब्रेस्ट का ग्रोथ है विद एज। ठीक है, ये हमारा टीनेज है, एडोलेसेंट है, जिसमें हमारे ब्रेस्ट का साइज ग्रोइंग स्टेज में होता है। तो इसमें साइज जो है वो वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। अब ये प्रेगनेंसी में होता है, जब कोई वुमेन प्रेग्नेंट होती है तो उनके ब्रेस्ट जो होते हैं वो बहुत ज्यादा टेंडर हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने लेक्टेशन वाले स्टेज में होती है। और ये जो आप एरिया देख सकते हो ना, ये जो ब्लैक ब्लैक सा है, ये हमारे जो टिश्यू है ये हमारा बहुत डेंस एरिया आ जाता है ब्रेस्ट का, क्योंकि इस टाइम जब विमेन प्रेग्नेंट होती है तो उनके ब्रेस्ट में हमारे मिल्क प्रोड्यूसिंग टिश्यूज बनने लग जाते हैं, जिसकी वजह से
यहाँ पे ये जो है ये मिल्क प्रोड्यूसिंग टिश्यू है, जो एज के साथ जब उनकी रिप्रोडक्टिव एज खत्म होने लग जाती है तो ये टिश्यू भी धीरे धीरे खत्म होने लग जाता है। इसमें भी आप देख सकते हो ये रिप्रोडक्टिव एज है फीमेल का, तो इसमें भी हमारे ये जो है ये एरिया ये पूरा डेंस टिश्यू है, इसमें मिल्क प्रोड्यूसिंग टिश्यू है, तो ये बेबीज के लिए होता है, यहाँ पे मिल्क प्रोड्यूस के लिए यहाँ पे टिश्यू है, ठीक है। अब जब हम मेनोपॉजल स्टेज में आते हैं, रिप्रोडक्टिव स्टेज के बाद जब कोई भी विमेन पेरीमेनोपॉजल स्टेज में आता है, मेनोपॉजल स्टेज में आता है या फिर पोस्ट मेनोपॉजल स्टेज में आता है, तो जो है ये जो टिश्यूज है ये खत्म होने लग जाते हैं, क्योंकि फिर वो ब्रेस्ट फीड तो नहीं करती अपने बेबी को, तो ये जो डेंस टिश्यूज है ये धीरे धीरे खत्म होके ये डेंसिटी उनकी कम हो जाती है, ठीक है। तो ये उनका जो है ये उनका नॉर्मल फैट का एरिया आ जाता है, ये जो लाइट कलर में है, और ये थोड़े थोड़े जो है उनकी डेंसिटी रह जाती है, ठीक है। और फिर एज के साथ ये भी खत्म होके वो नॉर्मल फैटी ब्रेस्ट बन जाता है। अब ये जो है ये हमारा सेनिसेंट एज है, जिसमें बिल्कुल ही फैट खत्म हो गया है और डेंसिटी भी बहुत ज्यादा कम हो गई है, ठीक है। तो ये डिफरेंट स्टेजेस है जिसमें ब्रेस्ट कैसे डेवलप करता है एंटायर लाइफ ऑफ फीमेल ह्यूमन में, ठीक है। नेक्स्ट, पहले वाला। अब जो है हम बात करेंगे ब्रेस्ट कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। ब्रेस्ट हमारे मेनली होते हैं 3 टाइप के, ठीक है। नेक्स्ट, अब हमारा जो फर्स्ट ब्रेस्ट है जो मैंने बताया था डेंस टिश्यू का, ये हमारा पहला होता है फाइब्रोग्लैंडुलर टिश्यू। फाइब्रोग्लैंडुलर टिश्यू में आप देख सकते हो कि ये जो है ये पूरा ब्रेस्ट की इमेज है, ठीक है। जब हम मैमोग्राफी करते हैं तो हमारे पास ये वाली इमेज आती है। अब ये जो पूरा व्हाइट व्हाइट सा एरिया है ना, ये हमारा डेंस टिश्यू है जो कि मिल्क प्रोड्यूसिंग टिश्यू होता है। इसकी वजह से हमारे पास ये एक वो आते हैं, डिफॉर्मिटी आती है कि जब हम मैमोग्राफी इमेज लेते हैं और अगर हमारे पास ये डेंस टिश्यू आ रहे हैं तो हमें कभी ऐसा होता है कि हम किसी फाइंडिंग को मिस कर सकते हैं, क्योंकि ये जो टिश्यूज है ये एक के ऊपर एक है, ये ओवरलैप कर रही है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि क्या पता इसके नीचे कोई मेलिग्नेंसी हो, कोई लंप हो जो हमें दिखाई नहीं दे रही, या फिर कोई भी माइक्रो कैल्सिफिकेशन है जो हमें नहीं दिखाई दे रही, ठीक है। अब ये जो है ये फीमेल्स में 15 to 30 के एज में होती है, ठीक है, जब वो ग्रोथ में होते हैं, या फिर जो फीमेल्स 30 या 30 के ऊपर भी होते हैं उनके पास भी होते हैं, जिनके पास बच्चे नहीं होते उनके भी ऐसे डेंस टिश्यू होते हैं, क्योंकि वो लैक्टेशन में नहीं होते हैं तो उनके ब्रेस्ट बेसिकली डेंस ही रहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब फाइब्रोफैटी टिश्यू। फाइब्रोफैटी टिश्यू में फाइब्रोफैटी ब्रेस्ट में ये होता है कि हमारी डेंसिटी तो है, डेंसिटी हमारी इसमें थोड़ी कम हो गई है फाइब्रोग्लैंडुलर टिश्यू के कंपैरिजन में, और इसमें हमारा फैट का एरिया भी आ गया है। ये हमारा है फैट का एरिया पूरा और ये हमारा डेंसिटी है, ठीक है। ये हमारा डेंसिटी, हमारे इसमें 50-50 की कंपोजिशन होती है। हमारे इसमें 50% हमारा जो होता है हमारा डेंस टिश्यू होता है और 50% हमारा फैट होता है। तो इसमें फाइंडिंग थोड़ी सी इजी हो जाती है, बट फिर भी इन एरियाज में हम कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि कोई ओवरलैपिंग लंप हमें दिख रहा है नहीं दिख रहा है। अब कोई मेरे को ये बताओ कि ये क्या होता है, ये क्या है, ये भी डेंस टिश्यू है या ये क्या है ये जो दिख रहा है, कोई बताओ। ये जो एरिया व्हाइट व्हाइट सा दिख रहा है ये क्या है? ये जो है ये मेन फाइंडिंग है हमारे ब्रेस्ट की। जब ये दिखता है हमारे मैमोग्राफी में तो हम बता सकते हैं कि हमने अपना मैमोग्राफी बिल्कुल परफेक्ट ऑन पॉइंट किया है। ये जो है ये हमारा चेस्ट वॉल है, ठीक है। ये जो व्हाइट व्हाइट सा आ रहा है ना ब्रेस्ट में, ये हमारा चेस्ट वॉल है। जब हम मैमोग्राफी करते हैं तो हमें तो ये कोशिश रहेगी ना कि हमारा ब्रेस्ट पूरा कवर हो। अगर पूरा कवर नहीं होगा, मान लो यहाँ से छूट गया थोड़ा सा, ठीक है, हमने यहाँ तक कवर किया है तो इतनी सारी फाइंडिंग तो रह गई, ठीक है। तो हम ब्रेस्ट को जब पूरी इमेज को हम लेते हैं तो हमारी कोशिश यही रहती है कि हमारा पूरा जो पेशेंट का ब्रेस्ट है वो कवर हो, ठीक है, ताकि हमारी कोई भी कॉर्नर्स में भी अगर कोई भी माइक्रो कैल्सिफिकेशन कोई भी फाइंडिंग होगी वो मिस नहीं होगी, ठीक है। तो जब हमें ये इमेज दिखती है इसको हम कहते हैं पेक्टोरलिस मेजर, ठीक है। अगर हमें ये दिख गई इमेज में या फिर इसकी थोड़ी सी भी शैडो दिख गई कोने में, यूजुअली कोने में शैडो दिखती है और कुछ कुछ पेशेंट में ये पूरी आ जाती है, तो हमें पता है हमने कोई फाइंडिंग मिस नहीं करी, हमने कुछ मिस नहीं किया है, हमने पेशेंट के पूरे ब्रेस्ट को कवर किया है और डॉक्टर अब पेशेंट का करेक्ट डायग्नोसिस कर सकता है, ठीक है। तो डॉक्टर को भी ये बहुत ज्यादा इंप्रेसिव लगता है जब कोई रेडियोग्राफर कोई भी रेडियोलॉजी टेक्नीशियन
ये जो पार्ट है ये अगर उनके मैमोग्राफी में आता है तो ये एक बहुत A1 क्वालिटी का मैमोग्राफी इमेज है, ठीक है। अब वापस चलते हैं हमारे फाइब्रोफैटी ब्रेस्ट में। तो फाइब्रोफैटी ब्रेस्ट में एवरेज डेंसिटी हमारी 50% ही होती है और फैट की डेंसिटी भी 50% होती है, ठीक है। ये हमारे में नॉर्मल एज के विमेन में पाई जाती है या फिर जिनके पास 3 या फिर 3 से ज्यादा चिल्ड्रन है, ठीक है। वो लैक्टेटिंग एक स्टेज में होती है तो ऑब्वियसली उनके मिल्क टिश्यूज खत्म होने लगते हैं, तो उनमें ये जो मिल्क टिश्यूज है यहाँ से खत्म होके वो अपने फिनिशिंग स्टेज में आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब जो है ये है फैटी ब्रेस्ट, ये दिख रहा है, ये बिल्कुल क्लियर है, इसमें डेंसिटी बस इस एरिया में है, थोड़ी सी इस एरिया में है। तो इसमें क्या होता है, हमारा बहुत मिनिमम डेंसिटी आ जाती है। ये उन पेशेंट्स में पाई जाती है, फिर उन विमेन में पाई जाती है जो 50 के एज में पहुंच जाती है या फिर जिनका पेरी मेनोपॉजल, पोस्ट मेनोपॉजल या मेनोपॉजल स्टेज में होती है या फिर आफ्टर मेनोपॉजल, ठीक है। उन पेशेंट्स में जो है हमारी डेंसिटी बिल्कुल ही खत्म हो जाती है, तो हमें बिल्कुल ब्रेस्ट ऐसे क्लियर दिखता है कि अगर हमें यहाँ पे कोई भी छोटा सा डॉट दिख रहा है, कोई भी माइक्रो कैल्सिफिकेशन दिख रहा है तो वो बिल्कुल क्लियरली विजिबल होगा हमें भी और डॉक्टर को भी, ठीक है। नेक्स्ट आती है, इसमें ली नहीं है जिन्होंने भी इमेज प्रोड्यूस करी है। अब आता है हमारा मेन टॉपिक, चेस्ट वॉल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है एक मैमोग्राफी की इमेज को लेने में। हाँ, मैंने अभी 15 दिन पहले हॉस्पिटल में ट्रेनिंग में था, वहां पे मैंने कैंसर पेशेंट का किया था, बट उसकी चेस्ट वॉल आपने मैमोग्राफी किया है, ठीक। उसकी चेस्ट वॉल नहीं आई, वो बहुत सी कंडीशन होते हैं जिसमें पेशेंट हाँ वो करवा नहीं, कुछ कुछ में ऐसा होता है कि आपको एक तो ये होता है कि हमें पेशेंट को पहले समझाना है, उनको कन्विंस करना है कि मैम आप अगर हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करोगे तो आपका जो है आपका ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा अच्छे से। पर कुछ कुछ पेशेंट होता है वो नहीं मानते हैं कि उनको पेन हो रहा है या फिर वो नहीं करवा पा रहे, तो उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। बट अगर एज अ रेडियोग्राफर हम देखें तो हमारे लिए तो मेन तो ये होगा हमारे पास ट्रू इमेज आए, जो हम फाइंडिंग ले रहे हैं, जो हम स्कैन करें उसमें हमारे पास ट्रू इमेजेस आनी चाहिए, जिसकी वजह से हम अगर वो सीसी व्यू था तो उसमें हमारा चेस्ट वॉल आना मतलब अच्छा होता है, उसको हम कह सकते हैं हाँ हमने मैमोग्राफी बहुत अच्छी करी है इस व्यू में, जिसकी वजह से हम सारी फाइंडिंग देख सकते हैं और डॉक्टर देख सकता है क्लियरली, ठीक है। अब जो है हमारा मेन टॉपिक जो है वो है हमारा ब्रेस्ट कैंसर। दिस इज द मेन रीजन व्हाई मैमोग्राफी शुड बी डन, व्हाई ब्रेस्ट एग्जामिनेशन शुड बी डन, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू गेट योर रूटीन चेकअप्स, योर ईयरली चेकअप्स टू बी डन, ताकि कोई भी इस स्टेज तक ना पहुंच पाए जहाँ पे ट्रीटमेंट लेना भी बेफिजूल हो जाए या फिर उनको क्योर करना भी बहुत बेफिजूल हो जाए, ठीक है। अर्ली डिटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रेस्ट कैंसर का। अगर आपके घर में कोई फीमेल है जो 40 के एज तक पहुंच चुकी है, 40 के एज के अबव हैं, तो उनको प्लीज बोलिए कि अपना सेल्फ एग्जामिनेशन घर पे करे, कि जब वो घर पे होते हैं तो मंथली अगर उनको कोई एबनॉर्मलिटी भी नहीं है तो वो अपना मंथली सेल्फ एग्जामिनेशन करे, जिसमें वो मिरर के सामने देखे कि उनको अपने ब्रेस्ट के साइज में कोई चेंज दिख रहा है, कोई एबनॉर्मलिटी उनको दिख रहा है, कोई भी जैसे नॉर्मल ब्रेस्ट है उनको पता है उनके ब्रेस्ट कैसे है, और या फिर उनको ऐसी कोई निशान दिख गया, या फिर जब वो फील करे अपने ब्रेस्ट को पूरा ऐसे पेल्पेट कर रहे हैं तो उनको कोई भी यहाँ पे कोई भी हार्ड एरिया फील हो रहा, कहीं पे पेन फील हो रहा, अंडर आर्म्स में पेन फील हो रहा, तो उनको प्लीज बोलिए कि अगर ये रिपीटेडली है, अगर ये नहीं जा रहा है तो आप प्लीज इमीडिएटली अपने डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए, और तब डॉक्टर बोलते हैं कि आप प्लीज एक मैमोग्राफी नहीं तो अल्ट्रासाउंड ब्रेस्ट आप प्लीज करवाइए, ताकि हम जो ये पेन क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या हार्डनेस यहाँ पे फील हो रही है, वो हम उसका करेक्ट डायग्नोसिस कर सके, ठीक है। नेक्स्ट, अब आप देख सकते हो ये एक नॉर्मल ब्रेस्ट है, ठीक है, ऊपर से ये नॉर्मल दिख रहा है बिल्कुल। अब जो है इसके नीचे ये देख सकते हो ये डस्ट है, ये जो है ये डिम्पलिंग दिख रही है, जैसे हमारे फेस में डिम्पलिंग होती है वैसे ये एक नॉर्मल ब्रेस्ट में यहाँ पे डिम्पलिंग दिख रही है, तो ऑब्वियसली ये नॉर्मल ब्रेस्ट से तो अलग दिख रही है। अगर किसी पेशेंट को ये दिखे, यहाँ पे दिखे, यहाँ पे दिखे, या कहीं पे भी ब्रेस्ट में ऐसी एबनॉर्मलिटी दिखे, या फिर कहीं पे भी उनको कुछ हार्ड सा फील हो रहा है, जैसे लंप फील हो रहा है, कहीं पे पेन फील हो रहा है, अंडर आर्म्स में फील हो रहा है, तो प्लीज उनको बोलिए कि अपने डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात,
जब एक विमेन 40 की एज में पहुंच जाती है तो उनका ईयरली मैमोग्राफी होना चाहिए। पहले तो जब वो डॉक्टर के पास पहली बार जाते हैं कि हमें अपना ब्रेस्ट का रूटीन चेकअप कराना है, हमें स्क्रीनिंग करानी है, कोई भी हमें एबनॉर्मलिटी नहीं भी हो तो वो डॉक्टर को बोलते हैं कि हमें अपना रूटीन चेकअप कराना है, हेल्थ चेकअप कराना है। तो डॉक्टर उनको जब वो 40 की एज में होते हैं तो उनको बोलते हैं कि 1 in 2 years मैमोग्राफी होता है, ठीक है। ये नहीं कि हर साल, हर 6 महीने में, हर 3 महीने में मैमोग्राफी होता है, क्योंकि मैमोग्राफी एक्सरेज यूज करता है तो वो हार्मफुल होगा अगर आप बार बार कराओगे तो इसलिए डॉक्टर 40 के एज में आने के बाद विमेन को 1 in 2 years मैमोग्राफी प्रिस्क्राइब करते हैं कि आप 1 in 2 years मैमोग्राफी कीजिए, ठीक है। अगर कोई एबनॉर्मलिटी निकलती है तो फिर वो रिपीट कर देते हैं ईयरली या 6 मंथ। अगर मैलिग्नेंसी निकलती है तो वो 6 मंथ्स बोलते हैं कि आप 6 मंथ्स में रिपीट कीजिए, आप 1 year में रिपीट कीजिए। और अगर नहीं निकलती, कोई भी नॉर्मल सा बिनाइन सा कोई फाइंडिंग निकलता है तो वो 1 in 2 years, या फिर वो ऑल्टरनेट दे सकते हैं कि आप मैमोग्राफी 1 in 2 years कराइए और अल्ट्रासाउंड ब्रेस्ट आप ईयरली फॉलोअप करा सकते हैं, और अल्ट्रासाउंड ब्रेस्ट आप 6 मंथ्स में भी करा सकते हैं अगर कोई बिनाइन फाइंडिंग निकलती है तो। जैसे कि कोई सिस्ट हो गया, कोई लिम्फ नोड हो गया, वो बिनाइन की जगह मैलिग्नेंट ना बने तो उसके लिए फॉलोअप्स होते रहने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, अब जो है ये हमारे टेक्नीशियंस का मेन वर्किंग एनवायरनमेंट है, ठीक है, मैमोग्राफी का। ये हमारा जो है ये पूरा हमारा मैमोग्राफी इक्विपमेंट है, ठीक है। और ये जो है ये हमारा कंसोल है, ठीक है। ये हमारा कंसोल है, यहाँ से हम कंट्रोल करते हैं। जैसे हम एक्सरेज में हमारे पास जो मशीन होती है जहाँ से हम एक्सपोज करते हैं, सेम हमारा मैमोग्राफी में भी यहाँ पे एक्सपोजर का पूरा कंट्रोल सिस्टम होता है और ये हमारी मशीन होती है। अब ये जो आप स्क्रीन देख रहे हो ना, अगर आप किसी भी नॉर्मल हॉस्पिटल में जाओगे, किसी यहाँ पे नॉर्मल डायग्नोस्टिक सेंटर कहीं पे भी आप जॉब करोगे तो मोस्टली जगह पे आपको ये स्क्रीन यहाँ नहीं मिलेगी। आपको मैमोग्राफी करके अपने रीडर पे जाके फिर रीड करना होगा, यहाँ पे बस आपका एक्सपोज का सिस्टम मिलेगा आपको, ठीक है। और अगर बहुत एडवांस हॉस्पिटल में चले जाओ जहाँ पे बिल्कुल न्यू टेक्नोलॉजीज है तो वहाँ पे आपको ये डिजिटल मैमोग्राफी मिल जाएगा, जहाँ आप डायरेक्ट यहाँ पे एक्सपोज करके आप यहाँ पे देख सकते हो। पर अगर आप जैसे नॉर्मल हॉस्पिटल में अभी जॉब करोगे जब भी, तो आपको यहाँ पे एक्सपोज करने का सिस्टम मिलेगा और आप फिर रीड करोगे जाके इमेज कैसी आई है, ठीक है। तो ये जो होता है ये हमारा जो है ये हमारा एक्सरे ट्यूब होता है, यहाँ से एक्सरे प्रोड्यूस होती है। ये जो होता है ये हमारा कंप्रेशन प्लेट होता है जिसके थ्रू हम ब्रेस्ट को कंप्रेस करते हैं और जो टिश्यूज है वो बहुत ज्यादा स्प्रेड होती है ताकि हमें फाइंडिंग बिल्कुल क्लियरली दिखे और कोई भी टिश्यू ओवरलैप ना करे, ठीक है। ये हमारा कैसेट का प्लेट होता है, इसके अंदर हम कैसेट डालते हैं। हमारी मैमोग्राफी की कैसेट्स और एक्सरे की कैसेट्स अलग होती हैं, ठीक है। जैसे एक्सरे की कैसेट होती है उसमें एक्सरे की कैसेट ऐसे होती है, उसमें चारों तरफ ऐसे बाउंड्री होती है, ठीक है। पर जो मैमो का कैसेट होता है, मैमो के कैसेट में आपको बाउंड्री 3 तरफ मिलेगी। इस तरफ कोई बाउंड्री नहीं होती जो हम पेशेंट की तरफ रखते हैं ताकि जब हम ब्रेस्ट को कैसेट प्लेट पे लेके आए तो हमें पूरी ब्रेस्ट ऐसे कवर्ड मिले, ठीक है। यहाँ पे पूरी ब्रेस्ट हमारी जो है हमारी यहाँ पे इमेज आती है, ठीक है। अब जो मैमोग्राफी का जो ये है जहाँ पे हम ब्रेस्ट को प्लेस करते हैं, ठीक है, ये हमारी ऐसे होते हैं। यहाँ पे हमारा एक्सरे ट्यूब होता है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो कॉर्नर्स है, ठीक है, ये कॉर्नर्स है, यहाँ पे हमारे मार्कर्स होते हैं। मार्कर्स ब्रेस्ट मैमोग्राफी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिना मार्कर्स के तो आपको सिमेट्रिकल दिखेगा। सपोज आपने राइट का और लेफ्ट का एक बार में कर लिया, ठीक है, दोनों कैसेट्स आप रीडिंग रूम में लेके गए, अब आप तो कंफ्यूज हो जाओगे अगर मार्कर नहीं होगा तो जब रीड करोगे कि ये राइट है या ये लेफ्ट है, ठीक है। तो मार्कर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिना मार्कर के आप नहीं बता सकते कि या ये हमने राइट ब्रेस्ट का किया है या ये हमने लेफ्ट ब्रेस्ट का किया है, ठीक है। तो मार्कर्स यहाँ प्रेजेंट होते हैं हमारे। और ये जो है ये हमारा एडजस्टमेंट का है, इसमें हम सीसी व्यू में इसको स्ट्रेट रखते हैं और हमारा जो एमएलओ व्यू होता है उसमें हम इसको ऐसे टिल्ट कर सकते हैं। अब जो ये जो डायग्राम है इसमें जो है हमारा कंप्रेशन प्लेट यहाँ पे और हमारा कैसेट का प्लेट एक ही दिख रहा है, बट कुछ मशीन्स में ये जो कैसेट का प्लेट होता है ये 2 भी प्रेजेंट होती है, एक यहाँ पे प्रेजेंट होती है और एक यहाँ पे प्रेजेंट होती है, ठीक है। यहाँ पे प्रेजेंट होती है और यहाँ पे प्रेजेंट होती है। तो जैसे पेशेंट्स में मैंने बताया था कि ब्रेस्ट का साइज वेरी करता है, साइज, शेप, कलर में, वैसे ही जैसे साइज में वेरी करने की वजह से एक प्लेट छोटा होता है एक प्लेट बड़ा होता है, तो हम उस हिसाब से अपने कैसेट के प्लेट को एडजस्ट करेंगे ताकि हम
कोलिमेशन जो है वो प्रॉपर देके हम पूरे ब्रेस्ट की इमेजिंग ले सके, ठीक है। अब कभी कभी ऐसा होता है अगर हमने स्मॉल प्लेट ले लिया, ठीक है, और ब्रेस्ट का साइज जब हम कंप्रेस करते हैं तो वो इंक्रीज होके वो इमेज कट जाती है। तो वो आपको खुद से वेरीफाई करना होगा कि मुझे कौन सा प्लेट चूज करना है ताकि मेरे पेशेंट का रिपीट एक्सपोजर ना हो, मैं कंप्लीटली एक ही बार में व्यू को ले लूं ताकि पेशेंट को बार बार हमें एक्सपोजर ना देना पड़े, ठीक है। नेक्स्ट, अब जो है रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं ब्रेस्ट में या फिर मैमोग्राफी करते टाइम, इसमें ये होता है कि एज के साथ मैमोग्राफी का ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अगर आप ईयरली चेकअप्स नहीं कराते या फिर नहीं कुछ भी एबनॉर्मलिटी को ध्यान नहीं देते, उसको इग्नोर करते रहोगे, तो जो है वो आपके केसेस जो है वो इंक्रीज होंगे, जो आपका रिस्क फैक्टर है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है। आप किसी में अगर मेनार्की के टाइम कोई भी कार्सिनोजन में कोई भी उनके अंदर हार्मोनल चेंजेस है, हार्मोन्स की कोई सेंसिटिविटी है, तो वो उनके लिए भी एक रिस्क फैक्टर होता है कार्सिनोमा ब्रेस्ट डेवलप करने के लिए, ठीक है, कैंसरस ब्रेस्ट डेवलप करने के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे हमारी फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री में फीमेल्स में या फिर मेल्स में, मेल्स का बहुत रेयर मैमोग्राफी होता है, फीमेल्स में अगर किसी भी फीमेल के मेटर्नल मतलब उनकी मम्मी की साइड या फिर उनके फादर के साइड पेटर्नल साइड उनकी बुआ को रह चुका है, उनकी फर्स्ट कजन को, उनके कोई भी रिलेटिव को फीमेल्स में, जैसे नानी हो गई, मम्मी हो गई, मासी, बुआ, उनकी बेटियां, कोई भी अगर किसी को भी इससे पहले ब्रेस्ट कैंसर रहा है तो वो फीमेल बहुत ज्यादा प्रोन है ब्रेस्ट कैंसर के। उन्हें तो अपना ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन कराना ही कराना चाहिए, क्योंकि ये हेरिटेंस होता है कि वो अपने पूर्वजों से वो हमारे अंदर भी आ सकता है। अगर मेरी फैमिली में भी किसी को है तो मैं बहुत ज्यादा प्रोन हूं कि मुझे अपना ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कराना ही होगा, क्योंकि मेरे अंदर रिस्क फैक्टर्स जो हम कहते हैं जीन्स होते हैं, सेल्स होते हैं, वो हेरिटेंस के थ्रू हमारे अंदर भी आ सकते हैं। तो फैमिली हिस्ट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप कोई भी मेमोग्राफी करोगे तो आपको पेशेंट से सबसे पहले तो उनकी डिटेल्स लेनी है, नेम, एज, वो तो नॉर्मल है, ठीक है। अब आप उनसे पूछोगे आपकी कंप्लेंट्स क्या है, आपको क्या फील हो रहा है, कहाँ फील हो रहा है, वो बताएंगे कि मेरे को लेफ्ट में पेन फील हो रहा है, मेरे को यहाँ पेन फील हो रहा है, राइट में मेरे को लंप फील हो रहा है, हार्डनेस फील हो रही है, या फिर मेरे को कोई डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है। आप हिस्ट्री लोगे, आप उनसे हिस्ट्री लोगे कि उनकी फैमिली में किसी को ब्रेस्ट कैंसर था, इन लॉज में नहीं, उनकी खुद की फैमिली में, कि कोई भी उनकी फैमिली में किसी को ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, यानी मैटरनल साइड या पैटर्नल साइड। अगर उनको ध्यान भी नहीं रहता, आपको उनसे बार बार क्लियरली पूछना ताकि वो बताए ढंग से कि है भी या नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, क्या लिखा होगा? अब इसमें हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मैमोग्राफिक एग्जामिनेशन, ठीक है। मैमोग्राफी एग्जामिनेशन जो होती है वो दो टाइप की होती है। बेसिक जो एग्जामिनेशन होता है उसमें हमारे दो व्यूज होते हैं, पर ब्रेस्ट के हमारे दो व्यूज होते हैं, एक सीसी व्यू होता है, एक एमएलओ व्यू होता है। सीसी का मतलब होता है क्रेनियो कॉर्डेड व्यू, और एमएलओ का मतलब होता है मीडियो लेटरल ओब्लिक व्यू, ठीक है। स्क्रीनिंग मैमोग्राफी हमारा उनके लिए होता है जिनको कोई कंप्लेंट्स नहीं होती, नॉर्मल अपने ब्रेस्ट चेकअप के लिए आ रहे हैं, मैमोग्राफी के लिए आ रहे हैं, तो उनमें हम ये सीसी व्यू करते हैं जो कि हमारा क्रेनियो कॉर्डेड और मीडियो लेटरल ओब्लिक व्यू होता है। और जो डायग्नोस्टिक मैमोग्राफी होता है, डायग्नोस्टिक मैमोग्राफी में हमारे ये दो व्यू तो मस्ट है ही, और अगर हमें कोई भी पर्टिकुलर एरिया पे कोई भी फाइंडिंग दिख रही है, कोई भी एबनॉर्मलिटी दिख रही है, तो उसके लिए और भी स्पेशल व्यूज होते हैं। जैसे कि अगर हमें ब्रेस्ट में, जैसे ये हमारा ब्रेस्ट है, ठीक है, ये हमारी इमेज, हमने सीसी, ये क्रेनियो कॉर्डेड व्यू है, अगर हमने ये सीसी इमेज लिया, ठीक है, और हमें यहाँ पे छोटा छोटा कुछ भी दिख गया ऐसे, ठीक है, या फिर यहाँ पे दिख गया, यहाँ पे दिख गया, यहाँ पे कोई लम्ब सा दिख गया, तो इसके लिए हम डायग्नोस्टिक मैमोग्राफी में हम स्पेशल व्यूज करते हैं, जो कि एक होता है मैग्नीफाइड व्यू। मैग्नीफाइड व्यू में हम इस एरिया पे फोकस करेंगे ताकि जो कंप्रेशन है हम पूरे ब्रेस्ट पे ना दे के इसी एरिया पे दे, ताकि इस एरिया के जो टिश्यू है वो हमें बड़े दिखाई दे, ठीक है। ये जो छोटे छोटे पूरे ब्रेस्ट में दिखेंगे ये हमें और मैग्नीफाइड व्यू में दिखेंगे। और एक हमारा होता है स्पॉट कंप्रेशन व्यू।
स्पॉट कंप्रेशन व्यू एक स्पेशल व्यू होता है जिसमें हमें कोई भी ऐसे लंप दिख रहा है या फिर कोई भी फाइंडिंग है जो डॉक्टर को बहुत ज्यादा मतलब एबनॉर्मल लग रही है कि क्या पता ये मेलिग्नेंट निकल जाए पेशेंट का, क्या पता बाद में पेशेंट इस पे कंप्लेन करे कि ये मेलिग्नेंट है और हमने सिर्फ सीसी और एमएलओ यूज करके छोड़ दिया है। तो अगर डॉक्टर को या फिर हमें डाउट होता है तो हम इसमें स्पॉट कंप्रेशन व्यू देते हैं, जिसमें हमारा जो जैसे नॉर्मल कंप्रेशन देखा तो कंप्रेशन प्लेट नॉर्मल ऐसा था, ठीक है, और जो हमारा स्पॉट कंप्रेशन व्यू होता है वो हमारा ऐसा दिखता है, ठीक है। उसका कंप्रेशन प्लेट बस इतना सा होता है और वो उसी पर्टिकुलर एरिया पे ही फोकस करेगा, हम बस इतना सा कवर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम इसमें देखेंगे डस्ट। अब हम इसमें देखेंगे पेशेंट को हमें प्रिपेयर कैसे करना है, ठीक है। जब पेशेंट कोई भी मैमोग्राफी के अपॉइंटमेंट के लिए आता है, कोई भी बोलता है कि हमें मैमोग्राफी कराना है, तो अगर हमें वो वॉक इन आ रहे हैं, मतलब वो हमें उन्हें तभी कराना है, तो हम सबसे पहले पेशेंट से पूछेंगे कि आपने अपने ब्रेस्ट के एरिया में, अंडर आर्म्स के एरिया में कोई भी टैल्कम पाउडर, कोई भी डिओड्रेंट, कोई भी एबनॉर्मलिटी लगाया है, कोई भी एबनॉर्मलिटी है या नहीं, ठीक है। अगर बाय चांस उन्होंने डीओ या फिर टैल्कम पाउडर लगा रखा है तो चांसेस बहुत ज्यादा है कि क्या पता वो डीओ का कोई भी फाइंडिंग हो वो हमें एज अ फाइंडिंग हमारे सीसी व्यू में या फिर एमएलओ व्यू में दिखे, तो वो तो हमें मिसलीड करेगा कि ये तो डिओड्रेंट का था पर हमें लगा कि ये ब्रेस्ट में है, तो हमें हमारी डायग्नोसिस जो है वो बिल्कुल मिसलीड हो जाएगी। तो हम पेशेंट को सबसे पहले बोलेंगे कि आपको कोई भी डिओड्रेंट, टैल्कम पाउडर, कोई भी चीज अप्लाई करके नहीं आना, अपने ब्रेस्ट को क्लीन करके आना है, प्रॉपर्ली बाथ लेके आना है, ताकि यहाँ पे कोई भी हमारा फाइंडिंग ना निकले, कोई भी एबनॉर्मल फाइंडिंग या फिर कोई भी फाइंडिंग जो हमारे काम की नहीं है वो हमें एबनॉर्मल लगे आपके ब्रेस्ट एरिया में, ठीक है। और कभी कभी ऐसा होता है कि पेशेंट कहते हैं कि हाँ हमने तो लगाया है बट हम कर लेंगे क्लीन, तो हमें पेशेंट को प्रॉपर मेजर्स देने हैं, प्रॉपर टिश्यू, क्लोथ सब देने हैं, ताकि वो अपने ब्रेस्ट एरिया को पूरा क्लीन करके, ताकि उसमें कोई भी एबनॉर्मलिटी ना हो, फिर अपना ब्रेस्ट का मैमोग्राफी करवाए, ठीक है। पेशेंट को सजेस्ट किया जाता है कि वो लूज क्लोथ्स पहने, जैसे टाइट कपड़े, कुछ लोग बहुत टाइट कपड़े पहन के आते हैं, उनको चेंज करने में उस टाइम बहुत प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो पेशेंट को हमें सजेस्ट करना है कि आप बिल्कुल लूज क्लोथिंग, कंफर्टेबल क्लोथिंग पहन के आए, ताकि जब आप मैमोग्राफी के लिए आएंगे तो हम आपको अपना हॉस्पिटल गाउन, कोई भी गाउन देंगे तो आपको ईजी रहे चेंज करने में और कोई भी आपको अनकंफर्टेबल फील ना हो, ठीक है। अब पेशेंट का मेन जो फैक्टर होता है वो होता है, अगर पेशेंट का हमारे से पहले, हमारे मैमोग्राफी करने से पहले उनका पहले कभी अल्ट्रासाउंड ब्रेस्ट हुआ है, इससे पहले कभी उनका मैमोग्राफी हुआ है, कोई भी उनके पास रिपोर्ट्स है, फिल्म है, तो वो उनको लेके आना होता है, क्योंकि जो फिल्म होता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कंपैरिजन स्टडीज में, कि जो उन्होंने पहले कराया है उसमें क्या फाइंडिंग थी और जो अब हमने कराया उसमें क्या फाइंडिंग है, दोनों में कंपेयर करेंगे। क्या पता पिछले वाले में नहीं था अब उनमें डेवलप हो गया, या फिर पिछले वाले में था अब उनमें नहीं है, तो वो कंपैरिजन में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है। इसलिए हमें पेशेंट को बोलना है कि मैम प्लीज अपना पुराना अगर कभी मैमोग्राफी हुआ है तो अपनी रिपोर्ट्स, अपनी फिल्म साथ में लेके आइएगा, और अगर रिपोर्ट्स ना भी हो तो फिल्म बहुत ज्यादा मस्ट होती है कंपैरिजन के लिए, ठीक है। अब अगर नहीं है तो फिर तो हम नया एग्जामिनेशन ही करेंगे, बट कंपैरिजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब जो है ये है हमारे मैमोग्राफी की पोजीशनिंग, ठीक है। ये हमारा है क्रेनियोकॉर्डल व्यू, ठीक है, ये फ्रंट व्यू होता है। ये हमारा मीडियो लेटरल ओब्लिक व्यू है, जो मैंने बताया था स्क्रीनिंग मैमोग्राफी में और डायग्नोस्टिक में ये तो मेन रहते ही है दो, ठीक है। ये हमारा मीडियो लेटरल, ये हमारे डायग्नोस्टिक में होता है, और ये हमारा लेट्रोमीडियल। अब मेरे को कोई बता सकता है क्रेनियोकॉर्डल का क्या मतलब होता है? क्रेनियोकॉर्डल मतलब क्या? क्रेनियो मतलब क्या और कॉर्डल मतलब क्या? एक एक करके बताओ। क्रेनियो का मतलब क्या है और कॉर्डल का मतलब क्या है, और इस व्यू का क्या मतलब है? ये जो वर्ड है यहाँ पे स्कल का है। क्रेनियो का मतलब है टूवर्ड्स हेड, ठीक है। क्रेनियो का मतलब है टूवर्ड्स हेड और कॉर्डल का मतलब है टूवर्ड्स फीट, ठीक है। तो क्रेनियो कॉर्डल में जो व्यू है
हमारा जो कैसेट है वो हमारा कॉर्डल की तरफ रहेगा, मतलब टुवर्ड्स फीट में हमारी इमेज आएगी, और हमारा जो कंप्रेशन प्लेट है वो हमारा क्रेनियोसाइड से रहेगा, मतलब हेड से वो नीचे कॉर्डल की तरफ प्रेस करेगा, मतलब ब्रेस्ट को कंप्रेस करेगा, इसलिए इसका नाम है क्रेनियो कॉर्डल व्यू। ठीक है, क्रेनियल की तरफ से ये कॉर्डली में ब्रेस्ट को कंप्रेस कर रहा है, इसलिए इसका नाम है क्रेनियो कॉर्डल व्यू। ठीक है, अब नेक्स्ट व्यू पे आते हैं। ये वाला एरिया कौन सा होता है ह्यूमन बॉडी का, और ये वाला एरिया कौन सा होता है? नहीं, जैसे ये मिडिल है बॉडी का और ये साइड है, तो इसमें मीडियल कौन सा है, लेटरल कौन सा है? हाँ हाँ, ठीक है। तो इसमें क्या है, मीडियो लेटरल ऑब्लिक का मतलब है मीडियल से लेटरल की तरफ, मतलब अंदर से बाहर की तरफ। ठीक है, मीडियल होता है टुवर्ड्स बॉडी और लेटरल होता है अवे फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, तो इसमें जो हमारा लेटरल साइड है वहां पे हमारा कैसेट रहेगा, और जो हमारा कंप्रेशन जाएगा वो हमारे मीडियल तरफ से लेटरल की तरफ हमें कंप्रेस करेगा, इसलिए इस व्यू का नाम है मीडियो लेटरल ऑब्लिक व्यू, और ये टेढ़ा है इस वजह से इसका नाम ऑब्लिक है। ठीक है, हाँ अभी बताऊंगी। ठीक है, इसमें हम मीडियली से लेटरल की तरफ कंप्रेस करेंगे और हमारी इमेज जो है वो इधर आएगी। ठीक है, इसमें हम हमारा एक्जिला कवर करते हैं, जो हमारा चेस्ट का इधर का एरिया होता है, अंडर आर्म्स का एरिया होता है, ये यहाँ पे पूरा कवर होता है। ठीक है, अब ये हमारा मीडियो लेटरल है, जिसमें हम कोई भी एंगुलेशन नहीं देते हैं, ये स्पेशल व्यूज होते हैं, इसमें हम कोई भी एंगुलेशन नहीं देते, ये स्ट्रेट व्यू होता है। ठीक है, इसमें भी मीडियल से लेटरल की तरफ कंप्रेशन जा रहा है और ब्रेस्ट की जो इमेज है वो स्ट्रेट आएगी। ठीक है, ये हमारा एमएल व्यू है और ये हमारा लेटरोमीडियल है। लेटरल में हमारा जो कंप्रेशन है वो लेटरल की तरफ से मीडियल की तरफ आएगा, और हमारा जो मीडियल तरफ है उस साइड हमारा कैसेट रहेगा। ठीक है, इमेज रिसेप्टर हमारा मीडियल की तरफ रहेगा। अब कंप्रेशन, अब पेशेंट सबसे पहले घबराता है कि कंप्रेशन क्यों दे रहे हैं। कंप्रेशन से पेशेंट को पेन होता है, वो बहुत बार ऐसा भी होता है कि वो कंप्लेन करते हैं कि मुझे बहुत ज्यादा पेन हुआ है मैमोग्राफी में। मैमोग्राफी को कुछ पेशेंट्स ऐसे तो मुझे मैमोग्राफी कराना ही नहीं है, मैंने एक बार कराया था, मुझे बहुत ज्यादा पेन हुआ था, मुझे नहीं कराना है। तो हमें पेशेंट को समझाना है कि कंप्रेशन का क्या मतलब होता है, कंप्रेशन क्यों इंपॉर्टेंट है और कंप्रेशन से क्या होता है। ठीक है, जब हम ब्रेस्ट को प्लेस करते हैं और ये जो कंप्रेशन प्लेट है, जब हम इसको नीचे करके अप टिल जितना भी हमें चाहिए, अप टिल मार्क जब हम इसको कंप्रेस करते हैं, तो यूजुअली पेशेंट को पेन फील होता है, क्योंकि उनकी ब्रेस्ट कंप्रेस हो रही है, तो उनको एक प्रेशर फील होता है, उनको बहुत कभी कभी बहुत भी होता है, वो पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है, किसी को पेन नहीं भी होता है, किसी को होता भी है। ठीक है, तो हमें पेशेंट को समझाना है कि मैम ये हमारे लिए नहीं है, ये आपके ब्रेस्ट की बेटर व्यू विजुअलाइजेशन के लिए है कि मैम अगर हम कंप्रेस नहीं करेंगे तो आपकी जो ब्रेस्ट की टिश्यूज है वो अच्छे से स्प्रेड नहीं होंगी। ठीक है, और अच्छे से स्प्रेड नहीं होंगी तो टिश्यूज जो है वो एक के ऊपर एक आ जाएंगी, क्योंकि टिश्यूज तो हमारी बॉडीज में 100,000 ऑफ है। ठीक है, तो अगर एक के ऊपर एक आएगी तो हमारे फाइंडिंग मिस हो सकती है। ठीक है, क्या पता एक के ऊपर एक टिश्यू आके वो एरिया डेंस दिखने लग जाए। ठीक है, तो हम कोई फाइंडिंग, कोई भी कैल्सिफिकेशन मिस कर जाए। ठीक है, और कंप्रेशन जो है वो हमारा OID जो है वो रिड्यूस करता है। जैसे हमारा एक्सरे में भी SID होता है, जैसे हम ऑब्जेक्ट टू इमेज डिस्टेंस, जैसे हम मान लो हैंड का एक्सरे है, हैंड में हम रखते हैं 100, ठीक है, 100 सेंटीमीटर रखते हैं हम कैसेट और एक्सरे ट्यूब को, वैसे ही इसमें भी कंप्रेशन जो डिवाइस है वो हमारा ऑब्जेक्ट टू इमेज, ठीक है, ऑब्जेक्ट टू इमेज का जो डिस्टेंस है वो रिड्यूस करता है, जिसकी वजह से बेटर विजुअलाइजेशन ऑफ इमेज आती है। ठीक है, अब इसमें मैंने बताया है कंप्रेशन डिवाइस क्यों जरूरी है। ठीक है, ब्रेस्ट कंप्रेशन जो है वो बहुत नेसेसरी है, अभी मैंने बताया था, उसमें ब्रेस्ट की जो थिकनिंग है वो रिड्यूस होती है, और कंप्रेशन का जो सिस्टम है वो हमें पेशेंट को अच्छे से समझाना होता है कि मैम आप नहीं कराओगे या फिर कंप्रेशन अच्छे से नहीं होगा तो आपकी ब्रेस्ट के इमेजेस की क्वालिटी अच्छी नहीं आएगी, और डॉक्टर्स, रेडियोलॉजिस्ट कोई भी फाइंडिंग मिस कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें ये है कि ये कंप्रेशन जो है कॉन्ट्रास्ट जो है वो इम्प्रूव करता है, कॉन्ट्रास्ट को जो है वो एनहांस करता है, वही कि ओवरलैप अगर इमेज करेगा तो वहाँ पे शाइनी एरिया दिखेगा, जैसे मैंने डेंस टिश्यूज में दिखाया था कि अगर कॉन्ट्रास्ट इंप्रूव नहीं हुआ तो वो एरिया हमें डेंस दिखेगा, उसमें हमारे टिश्यू स्प्रेड नहीं होंगे, तो हमें वो लगेगा कि वो एब्नॉर्मलिटी है, पर कभी कभी वो नॉर्मल भी निकल सकता है।
ठीक है। नेक्स्ट, अब ये हमारा है क्रेनियोकॉर्डेड व्यू, ठीक है। अभी मैंने बताया था ये हमारे फीमेल का क्रेनियोकॉर्डेड व्यू है और ये हमारे मेल्स का है। इसमें हम बेसिकली अगर पेशेंट को प्लेस करें तो हम इसको कह सकते हैं हमारा ये फ्रंट व्यू है ब्रेस्ट का, जिसमें हम ब्रेस्ट को कैसेट के ऊपर नॉर्मल प्लेस करेंगे। हमारी मशीन जो है वो बिल्कुल सीधी रहती है और फिर हम पेशेंट के ब्रेस्ट को बिल्कुल अच्छे से स्ट्रेच करके अप टिल मार्क तक, बिल्कुल अप टिल मार्क तक हमें कवर करना है ताकि ब्रेस्ट का कोई भी एरिया, कोई भी फैट का एरिया हमारा ना छूटे और हमारी फाइंडिंग मिस ना हो, ठीक है। ब्रेस्ट को हमें कंप्लीटली कवर करना है और आपको पता चलेगा कि आपने चेस्ट वॉल की शैडो आई है या चेस्ट वॉल आया है तो आपने बहुत अच्छा मैमोग्राफी किया है सीसी इमेज में, ठीक है। नेक्स्ट, ये है हमारा सीसी इमेज, ठीक है। ये सीसी इमेज में आप देख सकते हैं यहाँ पे एक फाइंडिंग है, ये जो है ये नॉर्मल टिश्यू है, ठीक है। ये नॉर्मल टिश्यू है, इसमें कोई भी अलग सा वाइट स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसमें वेन्स दिख रही है, नॉर्मल टिश्यूज दिख रहे हैं और ये जो एरिया ये अलग से दिख रहा है, ठीक है। ये हमारी एक फाइंडिंग हो सकती है, ये बिनाइन भी हो सकती है। बिनाइन मतलब जो कोई भी मेलिग्नेंट नहीं होता है, और ये हमारा एबनॉर्मलिटी भी हो सकता है, मेलिग्नेंट भी हो सकता है या फिर नॉर्मल कोई भी सिस्ट भी हो सकता है। सिस्ट जो होता है वो वाटरी होता है, सिस्ट भी हो सकता है या फिर कोई नॉर्मल लंप हो सकता है, लीजन हो सकता है, ठीक है। नॉर्मल केसेस में लीजन निकलता है वो मेलिग्नेंट नहीं होता है, और बाई चांस कुछ केसेस में अगर मेलिग्नेंट निकल जाए फिर तो उनका ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है, ठीक है। और ये हमारा थोड़ा सा डेंस ब्रेस्ट है, ठीक है। ये हमारा है, ये अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राइट क्रेनियोकॉर्डल, इससे हमें पता चलेगा कि ये हमने राइट का किया है, ठीक है। ये हमारा मार्कर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी हमें पता चलेगा कि हमने राइट का व्यू किया और लेफ्ट का नहीं किया, ठीक है। ये हमारा अगेन ये चेस्ट वॉल है, इसमें बहुत अच्छे से चेस्ट वॉल क्लियरली दिख रही है, ठीक है। अगर आप जैसे स्टार्टिंग स्टेज में होता है तो मेरे साथ भी ऐसा होता था कि मेरी चेस्ट वॉल इतनी दिखती थी, ठीक है। अगर या फिर कभी कभी ऐसा होता था दिखती नहीं थी, पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है, बट अगर आपके में दिख रही है तो वो बहुत अच्छा मैमोग्राम है, ठीक है। नेक्स्ट, अब सीसी का क्राइटेरिया क्या होता है। सबसे पहले जब हम पेशेंट को प्लेस करते हैं, कंप्रेशन देते हैं, तो पेशेंट को हमें बोलना है मैम आपको बिल्कुल नहीं हिलना है। अगर आप मोशन लेके आओगे जब हम एक्सपोज करेंगे तो आपकी जो इमेज है वो ब्लर आएगी और उसकी वजह से रिपीट एक्सपोजर होगा, ठीक है। जब रिपीट एक्सपोजर होगा तो पेशेंट को ऑब्वियसली फिर से एक्सरेज की रेडिएशन देनी पड़ेगी, वो पेशेंट के लिए हार्मफुल हो जाता है अगर बार बार हम रेडिएशन देंगे उनको, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एक तो हमारा जो ब्रेस्ट है वो ऐसे सेमी सर्कल में आता है सीसी व्यू में, ठीक है। यहाँ पे हमारी पेक्टोरलिस मेजर आ गई जो हमारी चेस्ट वॉल है, ये नहीं भी आती तो कोई इतनी बड़ा इशू नहीं है, बट आता है तो बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे ये हमारा जो है निप्पल हमारा प्रोफाइल पे होना चाहिए। कभी कभी जो है रेडियोग्राफर्स है वो ब्रेस्ट को ऐसे पोजीशन करते हैं सीसी में कि निप्पल जो है वो यहाँ पे नीचे की तरफ चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे वो फिर हमें अलग सा दिखेगा कि ये तो फाइंडिंग हो सकती है फिर कुछ भी। तो निप्पल जो है जब हम ब्रेस्ट को प्लेस करेंगे वो बिल्कुल प्रोफाइल में होना चाहिए कि जब हम इमेज ले तो हमें निप्पल दिख रही है, जैसे इस वाले में नहीं है, ठीक है। इस वाले में यहाँ पे ओवरलैप कर रही है, जो व्हाइटिश एरिया दिख रहा है, तो यहाँ पे हमें अगर प्रॉपर्ली विजिबल है तो इसका मतलब है कि हमने मैमोग्राफी सीसी व्यू बहुत अच्छा किया है, ठीक है। इसमें हमारी टिश्यूज जो है वो अच्छे से स्प्रेड होना चाहिए और कोई भी आर्टिफैक्ट्स का एब्सेंस नहीं होना चाहिए। आर्टिफैक्ट्स मतलब हमने इनकम्प्लीट एक्सपोजर दिया है, जब तक मशीन ने पूरा एक्सपोज नहीं किया हमने एक्सपोजर बंद कर दिया, हमने अपने हाथ हटा लिए कि, और वो इनकम्प्लीट होता है तो इस वजह से यहाँ पे एबनॉर्मलिटी दिखती है, फाइंडिंग इनकम्प्लीट दिखेगी आपको, ठीक है। इमेज इनकम्प्लीट दिखेगी। पेशेंट का मार्कर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट का है, लेफ्ट का है, मार्कर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और पेशेंट को बोलना है मैम आपके कोई भी बॉडी पार्ट की शैडो कैसेट के प्लेट पे नहीं आनी चाहिए, मतलब आपकी कोई चिन की शैडो है, आपका शोल्डर का शैडो है, वो हमारे ब्रेस्ट की इमेज के ऊपर ओवरलैप नहीं करनी चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है, सपोज ये हमारा व्यू ले रहे हैं हम, ठीक है, पेशेंट का चिन आ गया है यहाँ पे, ठीक है, या फिर यहाँ पे पेशेंट का चिन आ गया है, ठीक है, तो हमें इसकी वजह से पूरा जो व्यू है वो फिर से रिपीट करना पड़ता है, क्योंकि डॉक्टर्स जो है वो फाइंडिंग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो हमें पूरा ऐसा व्यू चाहिए और हम ऐसे शैडो वाले व्यू नहीं एक्सेप्ट कर सकते, या फिर फिल्म में या फिर पेशेंट को हम ये इमेज नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो हमें पूरे क्राइटेरिया का ध्यान रखना है कि हमें कोई भी शैडो नहीं आने देना है, कोई भी मोशन नहीं आना चाहिए, मार्कर लगाना चाहिए और निप्पल प्रोफाइल में होना चाहिए, ठीक है। पीछे 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 पीछे
अब ये जो है ये हमारे दोनों सीसी व्यूज है, ठीक है, ये लेफ्ट का है वो राइट का है, ठीक है। अब इसमें आप ये देख सकते हो, ये जो छोटे छोटे व्हाइट व्हाइट डॉट दिख रहे हैं, ये जो है ये हमारे होते हैं माइक्रो कैल्सिफिकेशन, ठीक है। अब डॉक्टर को अगर ये माइक्रो कैल्सिफिकेशन एबनॉर्मल लगे, ठीक है, तो वो यहाँ पे स्पॉट कंप्रेशन व्यू करवा सकते हैं हमसे, या फिर वो पेशेंट को सजेस्ट कर सकते हैं अल्ट्रासाउंड ब्रेस्ट के लिए या फिर एमआरआई के लिए, अगर डॉक्टर को वो एबनॉर्मल दिखे तो, ठीक है। इसमें भी है, तो कभी कभी ये नॉर्मल भी होता है तो डॉक्टर नॉर्मल दे देते हैं, अगर उनको एबनॉर्मल लगते हैं तो फिर वो स्पॉट कंप्रेशन व्यू के लिए हमें बोलते हैं कि आप इनका स्पॉट कंप्रेशन व्यू कीजिए, या फिर पेशेंट को रिपोर्ट में लिख देते हैं कि अल्ट्रासाउंड ब्रेस्ट हैज टू बी डन या फिर एमआरआई ब्रेस्ट हैज टू बी डन, वो डॉक्टर की अपनी फाइंडिंग होती है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ओ सॉरी, ऊपर वाला ऊपर। अब ये जो है ये सीसी व्यू है, ठीक है, इसमें हमारा सब कुछ ऑन प्रोफाइल है, इसमें निप्पल नहीं है, बट इसमें चेस्ट वॉल है, ये जो है ये भी हमारा चेस्ट वॉल का एरिया है। अब इसमें ये जो है ये अलग सा एक टिश्यू दिख रहा है, पूरा ब्रेस्ट बिल्कुल भी डेंस नहीं है, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं कि ये शायद मेनोपॉजल स्टेज में है ये विमेन, या पोस्ट मेनोपॉजल स्टेज में, पर उनके में हमें एक ये एबनॉर्मलिटी दिखी है। तब जाके डॉक्टर जब डायग्नोस करते हैं इसका कोई भी फर्दर प्रोसीजर से, वो एमआरआई बोल सकते हैं, वो अल्ट्रासाउंड ब्रेस्ट बोल सकते हैं, तो ये एक एबनॉर्मलिटी हमें दिख रही है। और कभी कभी ऐसा होता है डॉक्टर मिस कर जाते हैं कुछ देखना, तो हमें अगर हमें पता है कि ये क्या है तो हम डॉक्टर को दिखाएंगे कि सर मैम आप ये प्लीज देखिए कि ये मुझे एक एबनॉर्मलिटी दिखी है ब्रेस्ट में, ठीक है। नेक्स्ट, ये हमारा है मीडियो लेटरल ओब्लिक व्यू। सबसे ज्यादा मेरे एक्सपीरियंस में पेशेंट इसी व्यू में कंप्लेन करते हैं कि मैम बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, बहुत पेन हो रहा है। इसमें ये होता है कि हम पेशेंट को ऑब्लिकली लेते हैं, हम जो ये मशीन अभी तक स्ट्रेट थी ना सीसी व्यू में, तो इसमें हम मशीन को 45 डिग्रीज इंक्लाइन करते हैं। अगर लेफ्ट का है तो लेफ्ट की तरफ इंक्लाइन करेंगे, राइट का है तो राइट की तरफ, 45 डिग्रीज इसको हमें इंक्लाइन करना है मशीन को। फिर हम पेशेंट को ऑब्लिकली प्लेस करते हैं, जिससे कि पहले हम ऐसे व्यू ले रहे थे जब ये मशीन स्ट्रेट थी, अब हमें यहाँ से कवर करना है पेशेंट को। ये यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमारे एक्सिला होता है, एक्सिलरी नोड्स होते हैं, लिम्फ नोड्स होते हैं, यहाँ पे हमारा पेक्टोरलिस मेजर होता है, पेक्टोरलिस माइनर होता है। यहाँ पे भी हमारा जो है ये एक्सिला अच्छे से आना चाहिए, ठीक है, निप्पल प्रोफाइल में होना चाहिए। इसमें हमें कोई भी फाइंडिंग जो एक्सिला की तरफ है, आर्म पिट की तरफ है, वो हमें क्लियरली दिखता है। अब पेशेंट इसमें ये कंप्लेन करते हैं इस व्यू को करते टाइम कि मैम हमें तो कॉलर बोन पे प्रेशर पड़ रहा है, कॉलर बोन पे प्रेशर पड़ रहा है, हमारी कॉलर बोन टूट जाएगी, ये वो बहुत कंप्लेन करते हैं। तो आपको पेशेंट को अच्छे से पोजीशन करना है और उनको इस व्यू का भी इंपॉर्टेंस समझाना है कि मैम इसमें हम आपका एक्सिला अच्छे से कवर करेंगे, तभी आपकी मेमोग्राफी जो है वो अच्छी फाइंडिंग्स उस पर दिख पाएंगी और डॉक्टर उसको अच्छे से डायग्नोस कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, तो पेशेंट का ऊपर टेबल पे हम भी अपने हिसाब से तो डिग्री सेट कर सकते हैं। हाँ बहुत सारे पेशेंट होते हैं, हेल्दी होते हैं, बहुत सारे जैसे आते हैं, उस हिसाब से ना हम भी अपने हिसाब से वो कर सकते हैं। नहीं, इसमें एक्चुअली क्राइटेरिया सेट 45 का ही होता है, ठीक है। बट अब जो हाइट है, सपोज पेशेंट की हाइट छोटी है, पेशेंट की हाइट बहुत बड़ी है, पेशेंट फैटी है या बहुत ज्यादा मतलब क्या कहते हैं थिन है पेशेंट, तो हम उसमें पेशेंट को ऐसे पोजीशन करेंगे ताकि हमारा ब्रेस्ट जो है वो भी पूरा कवर हो और जो है हमारा एक्सिला भी पूरी तरीके से कवर हो। हम ऊपर नीचे कर सकते हैं बट इंक्लाइन तो 45 ही रहता है, पेशेंट का ऊपर टेबल नहीं होता है, वो आपको करना पड़ेगा ना। नहीं होता मैम। लेडी पेशेंट में तो होता है कि पेशेंट चिल्लाने लगते हैं सामने से, मेरी हड्डी टूट गई, मेरे हाथ, वो आपको पेशेंट को फिर आपको पोजीशन अच्छे से करनी पड़ेगी ना कि मैम हमने पोजीशन जैसा हमें करना है हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं ना, हम आपका डायग्नोसिस प्रॉपर हो, आपकी फाइंडिंग प्रॉपर हो, इस वजह से हम आपका ये पोजीशन कर रहे हैं। आपको पेशेंट को प्रॉपरली पोजीशन करना होगा, ठीक है, कि उनका जो ये एरिया है, उनका जो आर्मपिट का एरिया है, उनका ब्रेस्ट जो है वो प्रॉपरली कवर्ड हो और उनको, और आपको इसमें ये होता है कि जल्दी से जल्दी प्रिपेयर करना होता है ताकि पेशेंट को बहुत देर तक ये पेन सहना ना पड़े। या फिर आप ऐसा नहीं करोगे कि एक बार पोजीशन कर रहे हो, कंप्रेस कर रहे हो, फिर आपका नहीं आ रहा पोजीशन, फिर दोबारा कंप्रेशन प्लेट उठा रहे हो, फिर दोबारा कंप्रेस कर रहे हो। अगर बार बार कंप्रेस करोगे और उठाओगे प्लेट को तो पेशेंट कंप्लेन करेगा ही ना कि मेरे को बार बार पेन हो रहा है। इसमें मेजर होता क्या है पेशेंट के साथ, हर पेशेंट का ब्रेस्ट का जो साइज होता है हाँ। अप एंड डाउन होता है। हाँ। इसलिए क्या होता है कि जहाँ मैंने किया वहाँ पे एंगुलेशन जो सीनियर को उन्होंने कहा कि एंगुलेशन आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको रखना ऑब्लिक है। हाँ। एंगुलेशन आपको
अगर देखो नॉर्मल क्राइटेरिया यही होता है कि हम 45 डिग्री रखते हैं, बट कुछ केसेस में अगर पेशेंट का नहीं हो पा रहा है 45 में, तब हम एंगुलेशन थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हैं, 50 कर लो, 40 कर लो, वो हम कर सकते हैं। बट हमें कोशिश यही रहती है कि हम 45 में कोशिश करें कि हमारे पेशेंट का आ गया है, चाहे वो थिन पेशेंट है, चाहे वो बहुत ज्यादा फैटी पेशेंट है, या वो नॉर्मल पेशेंट है। ठीक है, इसमें बहुत सारे पेशेंट होते हैं कि जैसे किसी का नोट्स वगैरह रहते हैं, सिस्ट रहता है, पेन होता है, लोअर फैट रहता है, तो हम इसमें कैसे करेंगे कि लोअर फैट पीरियड यूज करें? आपको पोजीशन पहले तो आपको पेशेंट को जो है कैसे टाइप के जो आपका मशीन है वो ऐसे रहेगा, तो आपको पहले पेशेंट को अच्छे से स्ट्रेच करके उनके हैंड को पहले प्लेस करना होगा, ठीक है, मशीन के ऊपर। फिर उनको आपको मशीन की तरफ टर्न करना है ताकि उनका जो ब्रेस्ट है वो अच्छे से कैसेट पे यहाँ तक आ जाए। ठीक है, आपको खुद देखना है कि आपका ब्रेस्ट, सपोज आप एमएलओ व्यू ले रहे हो, आपका ब्रेस्ट यहाँ से कट नहीं रहा है, सपोज आपका यहीं तक ही आ रहा है, तो आपको पता है कि आपने एमएलओ व्यू अच्छे से नहीं किया है। ठीक है, तो आपको जो है पूरे ब्रेस्ट को कैसेट के ऊपर ऐसे ऐसे रखना होगा, ठीक है, ऑब्लिक में, ताकि आप देखो कि आपका जो ब्रेस्ट है वो ऐसे पोजीशन में आए। ठीक है, पूरा ब्रेस्ट कॉर्नर तक कवर हो रहा है, चेस्ट तक, चेस्ट की लाइन तक आ रहा है, और जो निप्पल है वो प्रोफाइल में है, मतलब निप्पल जो है इसके नीचे दब नहीं गया है, ओवरलैप नहीं कर रहा है ब्रेस्ट का टिश्यू। और जो ये एक्जिला है, इसमें आप देखोगे कि आप जैसे जैसे ये आपका कैसेट है, ठीक है, तो इसमें जो है आपका ब्रेस्ट जो है नीचे वाला पार्ट वो ऐसे आया है। ठीक है, आपने पूरी ब्रेस्ट पेशेंट के चेस्ट तक कवर कर लिया है, नीचे से कवर हो गया। अब ऊपर से आपको एटलीस्ट इतना लेना है कि आपको खुद से ऊपर से देखने से पता चले कि हाँ मेरे पेशेंट में मेरा एक्जिला पूरा आएगा, मैंने एक्जिला अच्छे से कवर किया। वो आपको करते करते खुद नॉलेज हो जाएगी कि मैंने अगर इतना कवर किया है तो मेरे पेशेंट का एक्जिला अच्छे से आएगा, और मैंने अगर पेशेंट को ऐसे ही छोड़ दिया तो मेरा एक्जिला बस इतना सा आएगा, मेरा एक्जिला इतना आएगा नहीं। वो देखो, अब वो तो प्रैक्टिस के साथ होगा कि आप रोज पेशेंट करोगे, रोज आप 2 पेशेंट कर रहे हो, 3 पेशेंट कर रहे हो, तो आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी ना कि मुझे अब ऐसे आइडिया है कि मुझे कैसे व्यू करना है। ठीक है, अब एमएलओ का क्राइटेरिया, एमएलओ में भी सबसे पहले यही है कि हमारा कोई भी मोशन नहीं आना चाहिए इमेज में, ताकि वो ब्लर ना हो इमेज। ठीक है, इसमें जो है पेक्टोरल मसल, जो मैं एक्जिला बोल रही थी, ये हमारा पेक्टोरलिस मेजर होता है। ठीक है, जो बड़े वाला होता है वो पेक्टोरलिस मेजर होता है, और यहाँ पे इसके बाद भी, जैसे ये पेक्टोरलिस मेजर है, उसके बाद भी यहाँ पे एक दिखता है, वो हमारा पेक्टोरलिस माइनर है। ठीक है, वो आता है कुछ पेशेंट्स में, कुछ पेशेंट्स में नहीं आता है। ठीक है, पेक्टोरलिस मेजर हो गया, पेक्टोरलिस माइनर हो गया, ये हमारा आना चाहिए। निप्पल हमारा प्रोफाइल पे होना चाहिए। ठीक है, ये भी हमारे ब्रेस्ट के फैट को डिक्रीज करता है, डेंसिटी को डिक्रीज करता है, और हमें हाई कॉन्ट्रास्ट में ऑप्टिमल रेजोल्यूशन देता है ब्रेस्ट की इमेज का। ठीक है, अब इसमें हमें ये देखना है कि आपको क्या, जैसे सीसी में चेस्ट वॉल आया है, सब कुछ आया, तो हमें पता है कि हमने अच्छा व्यू किया है, निप्पल प्रोफाइल पे आया तो हमें पता है कि हमने अच्छा किया है। ठीक है, अब एमएलओ में कैसे पता चलेगा कि हमने अच्छा किया है, तो उसका जब हम ये पेक्टोरलिस, जो हमारा पेक्टोरलिस मेजर है, जो हमारा ये ब्रेस्ट में आता है, तो जब हम इसको देख रहे हैं, ठीक है, हमें कैसे पता चलेगा कि हमने ये अच्छा किया है, तो जब हम ये जो हमारा निप्पल आ रखा है यहाँ पे, या फिर इसकी शैडो आ रखी है, जब इससे हम एक ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, जब हम इससे एक ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, अगर वो हमारे पेक्टोरलिस मसल को कट कर रही है, ठीक है, ये जो स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ करी, अगर वो हमने पेक्टोरलिस को कट कर रही है, पेक्टोरलिस मेजर को, तो हमें पता है हमने मैमोग्राफी बहुत अच्छा किया है, हमारा पेक्टोरलिस मेजर जितना आना था, हमारा एक्जिला जितना आना था, वो कंप्लीटली आया है। ठीक है, ये एक ट्रू एमएलओ व्यू होता है जिसमें हमारा निप्पल जो है, हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमारे एक्जिला को कट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आप मेल मैमोग्राफी की बात करते हैं। बहुत रेयर सुना होगा कि मेल पेशेंट का मैमोग्राफी हुआ है, मेल पेशेंट का ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड हुआ है। ठीक है, तो 1300 मेन एवरी ईयर पूरे वर्ल्ड में ब्रेस्ट कैंसर डेवलप करते हैं, और 1 of 3, ठीक है, 3 में से 1 मेन की डेथ होती है ब्रेस्ट कैंसर की वजह से। ठीक है, ये बहुत रेयर होता है कि हम सुनते हैं कि हाँ हमारे पास मेल आए हैं मैमोग्राफी के लिए, मेल पेशेंट आए हैं जिनको ब्रेस्ट में अबनॉर्मलिटी फील हो रही है, तो 1 out of 3 men die due to breast cancer in males। ठीक है, 1300 मेल एवरी ईयर
ब्रेस्ट कैंसर डेवलप करते हैं। नेक्स्ट, ठीक है, जो पेशेंट 60 के एज के हो जाते हैं, जो मेल पेशेंट 60 के एज के हो जाते हैं या फिर अबव 60 होते हैं, वो ज्यादा प्रोन होते हैं ये ब्रेस्ट कैंसर डेवलप करने में। अब उनकी भी फैमिली हिस्ट्री हो सकती है कि उनकी फैमिली में किसी को कैंसर था या ब्रेस्ट कैंसर था, जिसकी वजह से वो भी बहुत ज्यादा प्रोन है अपने ब्रेस्ट कैंसर के लिए। तो मेल्स को भी अगर कोई एबनॉर्मलिटी, कोई भी सेल्फ एग्जामिनेशन में फील हो कि वो कोई एबनॉर्मलिटी अपने ब्रेस्ट में फील कर रहे हैं, तो वो प्लीज अपने डॉक्टर को कंसल्ट करे और वो अपने डॉक्टर को दिखाए कि मुझे ये फील हो रहा है, मुझे निपल रिट्रैक्शन फील हो रहा है, मुझे जो अपना ब्रेस्ट का एरिया वो क्लस्टर्ड सा फील हो रहा है, मुझे हार्डनेस फील हो रही है, मुझे डिस्चार्ज हो रहा है ब्रेस्ट से, मुझे निपल से डिस्चार्ज हो रहा है, मुझे डिम्पलिंग दिख रही है, तो प्लीज वो अपने डॉक्टर को दिखाएंगे। या फिर अल्सर्स प्रोड्यूस हो रहा है, जैसे मैंने ब्रेस्ट कैंसर में दिखाया था कि वहाँ पे रेड रेड सा है, वो एरिया अल्सर का बन गया है, तो उन्हें अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। ठीक है, अब जो है जब हम इमेज लेते हैं हमारे सिस्टम पे, ठीक है, जब हम हमारे सिस्टम पे इमेज लेते हैं तो हमारी जो मैमोग्राफी की इमेज है वो हमें इतनी सुंदर दिखाई देती है। ठीक है, ये हमारा निप्पल क्लियरली विजिबल है, हमारा डेंसिटी दिख रहा है, हमारा फैट का जो एरिया है वो क्लियरली दिख रहा है। ठीक है, ये हमारे सिस्टम पे ऐसा आता है। और जब हम फिल्म देते हैं डॉक्टर को या फिर पेशेंट को, तो हमारी फिल्म पे जो है मैमोग्राफी की ब्रेस्ट की इमेज ऐसी दिखती है। ठीक है, तो डिजिटल और फिल्म में बहुत फर्क होता है। ठीक है, तो जब हम डॉक्टर को डायग्नोसिस के लिए मैमोग्राफी भेजते हैं तो उनको भी सॉफ्ट कॉपी भेजनी इंपॉर्टेंट है, जैसे हम पैक्स पे भेज देते हैं या फिर कोई भी आजकल सॉफ्टवेयर्स है जिसके थ्रू हम अपने एक्सरे के रीड सिस्टम से डॉक्टर को सॉफ्ट कॉपी में भी दिखाएंगे कि ये हमारी इमेज थी, और उनको फिल्म से भी डायग्नोस करने में, दोनों कंपेयर करके डायग्नोस करने में बहुत ईजी होता है। ठीक है।